नमस्कार दोस्तों। जब विचारधारा का त्याग कर आप एक ऐसे गठबंधन को बनाते हैं जिसके साथ आप सहज नहीं हैं, तो वही होता है जो इस समय अजीत पवार के साथ होता दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ का कथन बटेंगे तो कटेंगे, यह नारा वर्तमान समय में भाजपा के लिए संजीवनी बना हुआ है, लेकिन अजीत पवार के लिए यह गले की फांस बन चुका है। इस वजह से अजीत पवार ने खुलकर योगी आदित्यनाथ के इस कथन का विरोध कर दिया और कहा कि महायुति के अंदर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसके तहत बटेंगे तो कटेंगे का नारा यह सहजता पैदा नहीं कर रहा और गठबंधन के अंदर एक असहज स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए, जिस समय महायुति का निर्माण हुआ वह तरीका ही पूरे तरीके से गलत था। जिस तरीके से शिवसेना से शिंदे गुट टूटकर भाजपा के साथ मिला और कुछ समय बाद अजीत पवार ने भी एनसीपी को तोड़ दिया और वह भी आकर महायुति के भाग बन गए, तो सीधी बात है गठबंधन पहले ही एक ऐसे बेस पर तैयार हुआ जो कि हम भारतीय राजनीति में अच्छा नहीं मानते। जोड़ तोड़ की राजनीति को जनता पसंद नहीं करती। सरकार बनी, सरकार चली, लेकिन वर्तमान स्थिति में हम यह नहीं कह सकते कि महायुति इस चुनाव में विजय प्राप्त कर सकती है। इसी बीच में अगर हम थोड़े से पीछे से इस बात को समझे तो शायद आपको समझ में आएगा कि आखिर अजीत पवार यह बात क्यों कह रहे हैं कि दूसरे राज्य से आए मुख्यमंत्री यहां पर बांटने की राजनीति कर रहे हैं और महायुति के बीच में ही आपको समस्याएं दिखाई देने लगेंगी। चलिए शुरू करते हैं। जब राहुल गांधी ने शुरुआत की थी जातिगत जनगणना अर्थात 2023, उस दौर में नीतीश कुमार भाग थे इंडिया गठबंधन का। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर वह बिहार में चला रहे थे सरकार। इसी दौर पर बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर बातें उठीं और नीतीश कुमार इसके अगुवा रहे। पटना हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर कई सारी बातें कही, लेकिन उन्होंने सरकार को कहा कि वह जातिगत जनगणना करा सकती है। भाजपा ने इसका खुलकर विरोध किया। आखिर भाजपा इसका विरोध करे भी क्यों ना। भाजपा का वोट बैंक और भाजपा की राजनीति हिंदुत्व पर आधारित है। ऐसे में अगर जातियों की बात होगी तो भाजपा को हमेशा जातियों की राजनीति में नुकसान होता देखा गया है। भाजपा ने इसका खुलकर विरोध किया और उसके बाद अक्टूबर 2023 में नीतीश कुमार ने बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पब्लिक कर दी। 1931 के बाद यह पहली बार था कि किसी राज्य की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पब्लिक की गई। 2011 की जनगणना में भी मनमोहन सिंह ने जातिगत आधारित जनगणना कराई थी, पर उसका डेटा आज तक पब्लिक के बीच में नहीं आया। लेकिन फिर भी राजनीति के तहत जातियों की बात शुरू हो गई। इस मुद्दे को लपका सबसे पहले विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा देश का सर्वे करना है, देश में जातियों की गणना करनी है, उनकी जनसंख्या गिननी है और फिर देखना है उनके पास देश के कितने संसाधन हैं। और जब हम इन संसाधन की भी गणना कर लेंगे उसके बाद सोचेंगे कि क्या हमें वर्तमान आर्थिक स्थिति का एक नया तरीका ढूंढना होगा, क्या हमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। इसको लेकर उन्होंने बात कही। आज भी राहुल गांधी जातिगत जनगणना को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच में 2024 का लोकसभा चुनाव भी आता है। इस लोकसभा चुनाव के दौरान अचानक से बीजेपी ने कहा अब की बार 400 पार। 400 पार के बाद वह क्या करने वाले हैं इसके विषय में कोई नहीं जानता था। इसी मुद्दे को उठाया विपक्षी पार्टियों ने। इंडिया गठबंधन ने प्रमुखता से कहा कि 400 पार का नारा जो भाजपा ने दिया है उसका एक ही उद्देश्य है, देश में आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना। और 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का यह मुद्दा चल गया। आरक्षण बचाओ आंदोलन के रूप में 2024 का लोकसभा चुनाव देखा गया और भाजपा जो 400 पार का नारा ले रही थी वह 272 सीट भी प्राप्त नहीं कर पाती अपने दम पर। गठबंधन की सरकार वर्तमान समय में वहां पर चलते दिखाई दे रही है। तो अब भाजपा को समझ में आ चुका था कि 400 पार का नारा उनके लिए उल्टा पड़ गया और देश की राजनीति में जो 2014 से उन्होंने हिंदुत्ववादी राजनीति करने की शुरुआत की थी वह भी धीमे धीमे पीछे जाने लगी। अचानक से दलित वोट बैंक ओबीसी वोट बैंक के बीच में इंडिया गठबंधन ने सेंध लगा दी थी और इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी रहा उत्तर प्रदेश, जहां पर भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। एक दौर पे भाजपा उत्तर प्रदेश में सर्वे सर्वा थी, लेकिन 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने भाजपा को यहां पर पटखनी दे दी और 37 सीट प्राप्त करके सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। और अचानक से उन्होंने एक नया नारा दिया पीडीए का, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक।
राजनीति यहीं से अलग होती दिखाई दी। अचानक से लोकसभा में आपने इंडिया गठबंधन को एक साथ देखा, नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकते हुए देखा। कई ऐसे मुद्दे जहां पर आरक्षण के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए, वहां पर भी भाजपा ने कदम खींच लिए थे। वह सरकार जो कभी भी अपने कदम पीछे नहीं खींचती थी, वह अचानक से विपक्षी दलों के आगे घुटने टेकते दिखाई दी। भाजपा को समझ में आ चुका था कि अगर जातिगत राजनीति के अंदर हम फंसेंगे तो हम सरकार नहीं चला पाएंगे। इसी बीच में आपने बांग्लादेश में देखा तख्तापलट, और वहां की राजनीति में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की आबादी को खत्म करना शुरू किया। यहीं से आता है वह नारा जिसने राजनीति की दिशा और दशा तय करी। वह नारा दिया योगी आदित्यनाथ ने, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे को शुरुआत में बहुत ही कॉमन तरीके से लिया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस प्रक्रिया को हरियाणा चुनाव में लेकर गए और वहां पे इस नारे को प्रमुखता से उठाया, और इस नारे को सहमति मिली नरेंद्र मोदी और आरएसएस की तरफ से, और फिर नरेंद्र मोदी ने भी इस नारे को अपने चुनावी भाषण में उपयोग किया। मोहन भागवत ने भी यह बात कही, और यहां से जातिगत राजनीति का काट भाजपा को मिला, बटेंगे तो कटेंगे। अब यह राजनीति ऐसी है जिसमें सीधी बात है, यह साफ दर्शाया जा रहा है कि हिंदू जो भारत में समाज है, इस हिंदू समाज को जातियों में नहीं बंटना है, और इसके लिए उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया था। योगी आदित्यनाथ ने यह बात लगातार उठती गई। अब बात करते हैं क्यों यह महाराष्ट्र में प्रमुखता से उभर रहा है। इसके पीछे का कारण है अजीत पवार। आप देखेंगे अजीत पवार की राजनीति, चूंकि एनसीपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक एक प्रमुख रहा है, जबकि भाजपा और मुस्लिम्स के बीच के रिलेशंस कभी सहज नहीं रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा के पास बटेंगे तो कटेंगे का नारा है, तभी उन्हें हिंदूवादी वोट मिलेंगे। और इधर अजीत पवार को पता है कि अगर हमने बटेंगे तो कटेंगे का नारा यहां पर अपना समर्थन दे दिया तो वोट बैंक उनसे छिटक जाएगा। इसलिए महायुति में यह रार पड़ते आपको दिखाई देगी। लेकिन यह रार ऐसी ही नहीं है। अजीत पवार को भी पता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि वह वापस से अपनी पुरानी एनसीपी में लौट जाएं और महागठबंधन, या जिसे वहां पे आप महाविकास अघाड़ी कहते हैं, उसका भाग बन जाएं। क्योंकि याद रखिए 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी अजीत पवार ने, तो 5 दिन बाद ही वह लौट गए थे। तो क्या पता आने वाले चुनाव में जब रिजल्ट आए तो वह वापस से शरद पवार के खेमे में जाते दिखाई दें। तो उन्हें पता है कि अगर वह बटेंगे तो कटेंगे का सपोर्ट करते यहां दिखाई दे गए तो उनका वोट बैंक उनसे छिन जाएगा और अचानक से राजनीति में वह हाशिए में चले जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे कि शिंदे गुट भी योगी आदित्यनाथ के इस स्टेटमेंट के साथ है। उन्होंने कहा कि अजीत दादा समझ नहीं पा रहे हैं कि यह नारा क्यों दिया गया है, लेकिन अजीत दादा यह बात समझने को तैयार नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने नवाब मलिक को भी यहां पर एक टिकट दे दिया है कि जाओ और तुम चुनाव लड़ो, जबकि भाजपा मुखर होकर इस बात का विरोध कर रही है कि नवाब मलिक को टिकट नहीं देना चाहिए। सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनकी बेटी को भी टिकट दिया गया है। तो सीधी बात है, राजनीति की जो स्थिति इस समय महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है वह सीधे सीधे सत्ता की राजनीति ही बन चुकी है। वहां पर किसी की विचारधारा नहीं रह गई है और किसी की राजनीति में राज्य की सेवा नहीं रह गई है। हर कोई केवल सत्ता पर काबिज होना चाहता है, और बटेंगे और कटेंगे का नारा आने वाले चुनाव में और गरमाएगा। यह मुद्दा आने वाले समय में दिल्ली और बिहार में भी देखा जाएगा, क्योंकि बिहार देश में जातिगत राजनीति का गढ़ रहा है, और वहां पर अगर यह मुद्दा नहीं उठा तो कहां उठेगा। और इसका औचित्य आपको बिहार चुनाव में 2025 में देखने को मिलेगा। फिलहाल महायुति की रार कब थमेगी यह कोई नहीं जानता। चुनाव के रिजल्ट के बाद कौन किस पार्टी में होगा, कौन किस गठबंधन में, यह कहना आसान नहीं है। राजनीति की एक नई दिशा और दशा तय कर रहा है महाराष्ट्र का चुनाव, जहां पर विचारधारा का अंत होता आपको दिखाई देगा। दोस्तों, खत्म करते हैं अपना वीडियो, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।